ठीक है, चलते हैं। और माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग। आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए। और जस्ट स्टार्ट हो गया। देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इस पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट यूट्यूब पे जाइएगा। और आप लोगों के लिए यूट्यूब पे ये सब वीडियोस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग करके अगर यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दे तो फिर ये सेशन नहीं ले पाते। तो आपके बेनिफिट्स के लिए पहले सेशन यहाँ पे करवाया जा रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम 25 मई को है। और फॉर एग्जाम्पल हम लोग आज बात करेंगे इन द नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में। हिंदी में निकट भविष्य रहेगा और इंग्लिश में इन द नियर फ्यूचर स्टेटमेंट में मेंशन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एस्पिरेंट से अगर हम यहाँ पूछें कि इन विच ईयर इन विच ईयर यू थिंक दैट यू विल क्वालिफाई आईएएस एग्जाम या सीएसई एग्जाम, आप मुझे आंसर देते हो इधर इन द नियर फ्यूचर। बताइए जवाब आपका कैसा है। अगर मैंने पूछा है कि आप कौन से साल में आपको लगता है कि 2025 में करिएगा या 2026 में आपको लगता है आईएएस बनिएगा, कोई भी कैडर लेके जाइएगा सर्विस, आप बोलते हैं, मुझे रिप्लाई करते हैं इन द नियर फ्यूचर। ये जवाब कैसा है आपका। निकट भविष्य में। हिंदी वाले बोलेंगे निकट भविष्य में। बोलिए। पर है तो पॉजिटिव ही है। निकट ये भविष्य में पॉजिटिव को दर्शा रहा ये है। ये बेतुका जवाब है। एब्सर्ड एब्सर्ड आंसर है मेरे हिसाब से। आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप 2025 में आप 25 मई को एग्जाम देने जा रहे हैं और आप मुझे बोल रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर मतलब क्या। नो 2027, श्योरिटी। 2027 में, 2028 में मैं क्या समझूंगा इससे। 2029 में 35 के हो जाओगे, उसके बाद ट्वेंटी फिर थर्टी सर टू इसमें में। कोई 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 श्योरिटी नहीं है सर इसमें फिर। इसमें कोई श्योरिटी नहीं है और ये एब्सर्ड आंसर है। अगर हम ही से कोई पूछे, अगर मैं एस्पिरेंट हूँ और मेरे फादर मुझसे पूछे कि बेटा 2025 में निकलेगा कि 2026 में निकालोगे, कब निकालोगे, तो मैं उनको अगर जवाब देता हूँ इन द नियर फ्यूचर, इसका मतलब वो क्या समझेंगे कि लड़का मेरा सीरियस नहीं है, ही इज नॉट ए सीरियस एस्पिरेंट। नहीं तो वो कॉन्फिडेंटली बोलता कि 2025 एग्जाम हो रहा है 25 मई को, प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, इंटरव्यू देके फाइनल रिजल्ट लेके निकल जाएंगे। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे बोल रहे हैं कि इन द नियर फ्यूचर मैं निकालूंगा, यानी आप कॉन्फिडेंट हैं ही नहीं। देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड देयर इज सम सीरियस इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। समझ में आया। जी सर। है ना। तो ये एब्सर्ड स्टेटमेंट है, बेतुका जवाब है। ठीक है। इसी तरह अगर एग्जामिनर या क्वेश्चन सेटर अगर ये वर्ड स्टेटमेंट में यूज करता है इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर इसरो इज गोइंग टू लॉन्च समथिंग एंड अचीव समथिंग, कब, 2030 में, 2035 में या 2028 में, कब, कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपको बहलाया फुसलाया जा रहा है और आपको घुमाया फिराया जा रहा है, बीटिंग अराउंड द बुश, नॉट माइक कोई ऑफ बात कर नहीं। लीजिए। चलिए अब बस यही है कि जब ये वर्ड या फ्रेज या वर्ड यूज होगा तो जनरली वो स्टेटमेंट्स गलत होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। झोला में निकाले तो कहीं रखे होंगे। माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग। अपना तो झोला में होगा। और नजम और एसजेड का माइक लो है, माइक बंद करते हैं। माइक बंद कर लीजिए आप लोग, जब बोलना होगा तो माइक ऑन करके बोलिएगा। चलिए पहला ही क्वेश्चन में आप लोग फ्लैट हो गए। कोई कॉन्फिडेंटली नहीं बोला कि 2025 में ही क्लियर करने वाले हैं। दिस शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस।
चलिए, द efforts to detect the existence of Higgs boson particles have become frequent news in the recent past. ठीक है, हाल में ये हिग बोजोन पे क्वेश्चन आया, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, तो जो भी होगा हमारा नीचे जो भी स्टेटमेंट आएगा वो पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट टू पे आते हैं। इट विल एनेबल अस इन द नियर फ्यूचर टू डेवलप द टेक्नोलॉजी मैटर फ्रॉम द ट्रांसफरिंग वन पॉइंट टू अनदर विदाउट, फिर एक कीवर्ड यहाँ पे हमें मिला विदाउट, निगेट कर रहा है, विदाउट ट्रावर्सिंग द फिजिकल स्पेस बिटवीन देम। इन द नियर फ्यूचर आया, इसको इलिमिनेट कीजिए। नीचे आइए, जहां पे स्टेटमेंट टू ऑप्शन में है उसको इलिमिनेट कर दीजिए। जब हमने दो ऑप्शन को इलिमिनेट करा तो स्टेटमेंट वन सही है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब थ्री डिसाइड करेगा कि हमें कहाँ जाना है, ठीक है। अब तीन पढ़ लेते हैं। इट विल इनेबल अस टू क्रिएट बेटर फ्यूल्स फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हिग बोजोन जो पार्टिकल है उसका न्यूक्लियर से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। यस सर। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, आपका आंसर वन ओनली। पढ़ रहे हैं हम लोग इन द नियर फ्यूचर, कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट में हो बेहिचक उसको इलिमिनेट करिए। नीचे आके आप 25% प्रोबेबिलिटी था किसी भी ऑप्शन को अगर टिक करते हैं, दो ऑप्शन इलिमिनेट हो गया, आप 25% प्रोबेबिलिटी से 50-50 पे पहुंच गए। चलते हैं अगला स्टेटमेंट, अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस। अगेन हमें यहाँ पे पॉजिटिव, जो भी यहाँ पे आएगा वो पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगा क्योंकि एडवांटेजेस की बात हो रही है। अगर निगेटिव होगा तो फिर उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज, इट विल रिप्लेस multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India। प्लेन है, अगर नहीं भी पता है आपको तो इसको होल्ड पे रखिए और आगे बढ़िए। इट विल ड्रास्टिकली, ये हमारा एक्सट्रीम वर्ड हो गया, ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डिफिसिट ऑफ इंडिया। कोई करंट अकाउंट डिफिसिट से लेना देना नहीं है। एंड विल, फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट जोड़ रहा है एंड लगा के, इनेबल इट टू इंक्रीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं भी आता है आपको तो इसको होल्ड पे रखिए और आगे बढ़िए। इट विल इनर्मेसली इंक्रीज, अगेन एक एक्सट्रीम वर्ड आया है, the growth and size of economy of India and will enable it to overtake China in the near future। in the near future मतलब एक हथियार है आपके पास, जहां मिला उसको इलिमिनेट करिए और डायरेक्टली नीचे आइए। इफ यू एलिमिनेट those option containing statement 3, you will reach automatically to the right option, that is A, one only। वैसे भी ये यस गलत ही, सर। ड्रास्टिकली एंड ये एंड लगा के इसको हाइपर किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था। ये मैनिपुलेटेड एंड फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट है, हम लोग पढ़ चुके हैं कल वाले सेशन में, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। The term sixth mass extinction is often mentioned in the news in the context of the discussion of war। ठीक है, इसमें बताइए, इसमें से एक आंसर निकालना है हमें और देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वाइड स्प्रेड मोनोकल्चर प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर in large scale commercial farming with indiscriminate use of chemicals in many parts of the world that may result in the loss of good native ecosystem। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, होल्ड पे रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। Fears of possible collision of meteorite with the earth in the near future, यहाँ पे मिल गया जो हमें चाहिए था। इन द नियर फ्यूचर वॉट, इसको एलिमिनेट करिए, ये हमारा आंसर नहीं होगा। लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप भी एज्यूम कर लीजिए कि आपको सिक्स्थ मार्क्स एक्सटिंक्शन कुछ भी पता नहीं है, हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे वो देखिए।
parts of the world and promoting their cultivation in other parts of the world, which may cause disappearance of good native crop plants and the loss of food biodiversity. ठीक है, कोई ज्यादा आइडिया नहीं मिला, होल्ड पे रखिए, आगे बढ़िए. Mankind's overexploitation or misuse of natural resources, fragmentation or loss of natural habitats, destruction of ecosystem, pollutions, global climate change. एक ऑप्शन को ही हम लोग इलिमिनेट कर पाए और हमारा प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन को सही करने का अभी 33%. अगर किसी पे भी अगर टिक करते हैं तो चांसेस होगा हमारा 33%. बताइए क्या कैसे सर डी भी फाइंड हो सकता है, डी भी हो सकता है सर. Sir, D will be the answer. ठीक है, डी विल बी द आंसर, लेकिन लॉजिक क्या है? सर इसमें मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस लिखा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन लिखा है, तो जब ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा तभी तो एक्सटिंक्शन होगा वर्ड से. ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे अगर 6 मार्क्स एक्सटेंशन भी नहीं पता है तो एटलीस्ट हमें ये पता है एक्सटिंक्शन. ठीक है, विलुप्त. यस सर. विलुप्त कब होता है? जब हम रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं. ठीक है, जब हम वेस्टेज करते हैं तब वो एक्सटिंक्ट होता है. तो वाइड स्प्रेड मोनोकल्चर प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, ये भी थोड़ा सा है कि कॉमर्शियल यूज, यहाँ पे भी आप स्टक कर सकते थे. ठीक है, और यहाँ पे भी एक वर्ड है द लॉस ऑफ फूड बायोडाइवर्सिटी, और यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम, पॉल्यूशन. लेकिन सबसे जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन है वो ये प्रोवाइड कर रहा है. क्लाइमेट चेंज भी है. ठीक है, क्लाइमेट यस चेंज सर, की, यस सर, यस सर. क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट ग्लोबल चेंज. वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग. तो आपको हमेशा ब्रॉड ब्रॉड कीवर्ड्स देखना है. ठीक है, क्लाइमेट चेंज एक सिंगल वर्ड ही इस पे भारी पड़ गया. अगर आप देखोगे तो ये दोनों पे अकेला, ये क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग दोनों पे भारी पड़ जाएगा. द आंसर इज डी. हम पढ़ रहे थे इन द नियर फ्यूचर, हमें यहाँ पे मिला इन द नियर फ्यूचर. उसको डायरेक्टली सबसे पहले एलिमिनेट करना है. 25% से हम 33% पे गए. उसके बाद हम लॉजिकल रीजनिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक से, कॉमन सेंस से ऑप्शन डी पे अराइव कर गए. और प्लस ये मैन काइंड, ये भी एक बड़ा ब्रॉड कीवर्ड है. मैन काइंड, मानव, एक्सटिंक्शन, मानवता पे खतरा पैदा करता है, डेंजर. तो ये भी एक कीवर्ड जो काफी ग्रेविटी रखता है खुद में. मैनकाइंड, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है. ओवर एक्सप्लॉयटेशन समझ में नहीं आता, उसने मिसयूज वर्ड भी यूज कर लिया. नेचुरल रिसोर्सेज की बात की, फ्रेगमेंटेशन और लॉस ऑफ नेचुरल, ये ज्यादा एक्सप्लेनेटरी है. दिस इज मोर एक्सप्लेनेटरी इन नेचर और ब्रॉड इन टर्म. ठीक है, आंसर इज डी. चलते हैं, अब हम लोग आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं. नेम ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स. नेम ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स में क्या है कि जहां भी मिनिस्ट्रीज दिया रहेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन सेटर आपसे ये उम्मीद रखता है कि आपको वो चीज पता होगा. यू नो दैट. आपको ये पता है कि नहीं कि अगर इरिगेशन की बात हो रही है तो वो कौन से मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आता है. अगर स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो वो कौन से मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आएगा. अगर रूरल के बारे में बात हो रही है तो वो कौन सी मिनिस्ट्रीज में आएगा. तो एग्जामिनर जब भी एक ऐसा देता है कि इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, रूरल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्रीज, तो वो स्टेटमेंट्स आर जनरली लाइकली टू बी इनकरेक्ट, गलत होते हैं. अब एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी. Sir, please repeat again. जहां पे मिनिस्ट्रीज जहां पे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स का नाम आएगा स्टेटमेंट में, दैट स्टेटमेंट्स टेंड्स टू बी इनकरेक्ट. टेंड्स टू बी इनकरेक्ट.
पढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू बॉम्बे, सर करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा? ये क्या लिखा हुआ है? सर स्लाइड दिख नहीं रही है, थोड़ा नेटवर्क इशू है। ओके, इनकरेक्ट है भैया, इनकरेक्ट। सर ये जो इनकरेक्ट, इनकरेक्ट गलत। चलिए, with reference to Bombay Natural History Society (BNHS), consider the following statements. It is an autonomous organization under the Ministry of Environment and Forest. यहाँ तक तो ये ठीक है, autonomous organization है, but it does not comes under the Ministry of Environment and Forest. आपको यहाँ पे देख के कंफ्यूजन होगा कि ये नेचुरल है तो ये इन्वायरमेंट में आएगा, बट दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। डायरेक्ट आप नीचे आओगे और वन जहां जहां पे है उसको एलिमिनेट करोगे। एलिमिनेट कर दो सर, 2 और 3 आंसर हो जाएगा सर। पहला गलत है ना, तो पहला लगा दो, पहला डी में भी है, ए में भी है। तो एक एक स्टेप चलते हैं। दो सही है, ठीक है। अब नाउ 3 पे डिसीजन होगा, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार। ऐसे आंसर क्या होगा? आंसर हम सी कर लेंगे, लेकिन पढ़ लेते हैं। इट ऑर्गेनाइजेज एंड कंडक्ट नेचुरल ट्रेल्स कैंप्स फॉर द जनरल पब्लिक। प्लेन है, इंफॉर्मेटिव है, कोई भी एक्सट्रीम वर्ड नहीं है। हम लोगों को क्या करना है, खुद से एलिमिनेट नहीं करना है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव अपनाना है, इंक्लूसिव होना है, और ऑप्शंस को, स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करना है। द आंसर इज सी 2 and 3। यहाँ पे बात ये हो रही थी कि मिनिस्ट्री का नाम आया, 1 को गलत करा, नीचे आके एलिमिनेट करें ऑप्शंस, चॉइसेस, और आंसर पे पहुंच गए। सर यस सर, यस सर। Which of the following statements are correct regarding the Monetary Policy Committee? ठीक है। Decides the RBI's benchmark interest rate। ठीक है, पता नहीं है। Put it on a hold, गलत सही, जजमेंट पास नहीं करना। It is a 12-member body including the governor of RBI and is reconstituted every year। जो हम लोग कल पढ़ रहे थे फैक्चुअल ईयर में, तो ये क्वेश्चन वहां पे नहीं इंक्लूड कर पाए थे। ये 12 है, इसको भी होल्ड पे रखिए। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं काम करता है। तीन जहां जहां होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे, और ये कल ये मिस हो गया था हमसे, 2 को भी एलिमिनेट कर देंगे, एंड डायरेक्टली यू रीच टू द आंसर 1। इट इज 5-member body, नॉट 12। 5 और 6 में भी कंफ्यूज हो गया। सर 6 मेंबर। 6 member body। सर 3 मेंबर आरबीआई के और 3 केंद्र सरकार के। सेंट्रल गवर्नमेंट। Exactly। तो देख लो, आप इसको डबल कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल कैरियर सर्विस। यानी ये कैरियर बनाएगा हम लोगों का। नेशनल कैरियर सर्विस इज एन इनिशिएटिव of the Department of Personnel and Training, Government of India. It does not come under the personal DOPT। इसको एलिमिनेट करिए, नीचे आइए, जहां जहां वन है उसको एलिमिनेट करिए। 2 पढ़ लेते हैं। नेशनल कैरियर सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड, इसको लॉन्च किया गया है इन मिशन मोड, सही है, टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अनएजुकेटेड यूथ ऑफ द कंट्री। अनएजुकेटेड के पास डिग्री है ही नहीं, तो क्या नेशनल कैरियर सर्विस करेगा? ठीक है, अगर यहाँ पे रहता प्रायर लर्निंग स्कीम, जो हम लोग पिछले बार क्वेश्चंस में देखे थे, अगर कुछ ऐसा रहता है इनफॉर्मल टाइप का, तो फिर इसको कंसीडर करते हैं। अनएजुकेटेड यूथ के लिए क्या कैरियर सर्विस होगा? द आंसर इज डी, neither 1 nor 2। यस सर। अभी आपका एग्जाम 24 मई को है, सॉरी 24 अप्रैल, ये फरवरी को है। यस सर, 23rd को। तो कॉन्फिडेंटली आप वहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करना, और थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेना, कॉन्फिडेंटली यूज करना। 15 से 20 मार्क्स आराम से आएंगे।
सर सेम जो हमने यहाँ सीखा वही करूँ, मतलब हाँ। मैंने सुना था कि वो थोड़ा सा सर पेपर्स में चेंज होते हैं क्वेश्चंस, पूरा नहीं नहीं, फैक्चुअल। टेक्निक टेक्निक वही रहेगा, टेक्निक वही रहेगा। ठीक है। अल्टीमेटली यस सर। आपको, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ गया जेकेपीएससी में, आपको आइडिया है ही जी। नहीं, आप वो टेक्निक यूज करके इसको एलिमिनेट करिए। यस सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 5 मेंबर बॉडी। ये हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था, 5 मेंबर बॉडी। ठीक है। फैक्चुअल एरर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन। ये मतलब रॉन्ग, क्या रॉन्ग है, स्टेटमेंट। आपको ये सोचना है कि ये जो क्वेश्चन सेटर है वो ये स्टेटमेंट क्यों डाल रहा है। सर ये दोनों ही गलत है, ये तीसरा सही है, इसमें राइट है यस तीसरा। सर, दोनों गलत। दोनों ही गलत दोनों है वो। गलत। 1 और 2 जहां पे होगा, जिस बाकिब ऑप्शन में बाकिब उसको। भाई थोड़ा सर को बोलना दिए करिए, बाद में थोड़ा सा आप बोला करिए, ठीक है, लेकिन आप बीच में ही थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन सेटर ना ये स्टेटमेंट को क्यों वो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आपको इलेक्शन कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स समझ में आ रहा है कि नहीं, कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, जैसे आरबीआई का हम लोग देखे थे ऊपर, ऑटोनॉमस बॉडी है। ये किसी भी मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत नहीं आता है। डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डायरेक्ट डायरेक्ट करती है। एक स्टेटमेंट भी था, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। तो आंसर इज 3 ओनली। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग, 1 and 2। सर सेकंड वाला ऑप्शन बता दीजिए। सेकेंड वाला ऑप्शन बता दे। यूनियन मिनिस्ट्री, यही तो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या बोल रहा है कि उसके अंतर्गत। एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। तो एक्सप्लेन हम कर दें, ठीक है। देखिए, पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स, ये बोल रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो डिसाइड करती है डेट्स। इलेक्शन अगर अप्रैल में हो रहा है तो 5 अप्रैल को फेज 1 में, 6 अप्रैल को, 7 को, 11 को। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोनॉमस बॉडी है और ये खुद डिसाइड करती है, और इसको उतना राइट दिया गया है टू इंश्योर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल इलेक्शन। तो ये किसी भी मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत नहीं आता है। एग्जामिनर जो है वो आपका यही जनरल नॉलेज चेक कर रहा है, कॉमन सेंस यूज कर रहा है। और प्लस ये बाय इलेक्शन भी दे दिया गया है, जो थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा ड्यूंडल कर दे रहा है, इसकी ग्रेविटी को। ठीक है। तो ये दोनों गलत है, और हम लोग कल पढ़े थे ये 5 मेंबर बॉडी नहीं है। पहले ये ठीक है, ओके 3 मेंबर बॉडी था, फिर उसके बाद 1 मेंबर बॉडी बना, फिर अगेन अभी 3 मेंबर बॉडी है। जब कौन सा अमेंडमेंट आया था जिसके थ्रू वोटिंग राइट को 21 से लोअर करके 18 इयर्स कर दिया गया था, ड्यूरिंग द 61st राजीव गांधी। अमेंडमेंट। 61। 61st। 61। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेशनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, डिफरेंट फ्रॉम द सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कैसे डिफरेंट है, हाउ पूछ रहा है कि दोनों में क्या अंतर है, कैसे दोनों एक दूसरे से अलग हैं। एनजीटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट, एक्ट के थ्रू, पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू लाया गया। वेयर एज सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि ये रिप्लेस कर दिया हो, सीपीसीबी जो है वो एक्ट के थ्रू आया हो और एनजीटी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू आया हो। इसको होल्ड पे रखेंगे और अगला देखेंगे। द एनजीटी प्रोवाइड्स इन्वायरमेंटल जस्टिस। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जस्टिस करेगी, हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन। ठीक है, सब चीज प्लेन जा रहा है। जहां पे भी हमें एक्सट्रीम वर्ड मिलेगा इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। लिटिगेशन को कम करने के लिए इन द हायर कोर्ट्स, वेयर एज सीपीसीबी प्रमोट क्लीनलीनेस,
नाम से भी पता चल रहा है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो क्लीनलीनेस मेंटेन करेगी स्ट्रीम का, वेल का, ठीक है, एंड एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री। कहीं पे भी हमें कोई भी सस्पेक्ट हाइपर वर्ड, एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं मिला, ठीक है, तो इसको हम करेक्ट समझेंगे, और यहाँ पे चांसेस है कि रिप्लेस कर दिया हो, तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे, एंड द आंसर इज 2 ओनली। कोई दिक्कत? और यहाँ पे थोड़ा सा डेल्व करेंगे इस स्टेटमेंट को, क्यों गलत हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। CPCB हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू नहीं किया गया था इसको। Consider the following statements. Food Safety and Standard Act 2006 replaced the Prevention of Food Adulteration Act 1954। ठीक है, पुराना हो गया होगा, गवर्नमेंट लाई होगी, FSSI एक्ट 2006 में, इंफॉर्मेटिव है, कंप्लेंट दे रहा है हमें, नॉलेजेबल है, नॉलेज को इनहेंस कर रहा है हमारा, सिंपल है, कोई भी एक्सट्रीम वर्ड्स इसमें नहीं है, फिर भी आप कंफ्यूज हो, इसको होल्ड पर रखिए। Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI) is under the charge of Director General of Health Service in the Union Ministry of Health and Family Welfare। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, नहीं है उसमें, आंसर 1 ओनली, ठीक है। वही पढ़ रहे हैं हम लोग, वही डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल वर्ड आ गया है, स्किलिंग से रिलेटेड होगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का नहीं है, स्किल डेवलपमेंट का है, ठीक है। 1 जहां जहां है उसको आके नीचे एलिमिनेट करेंगे, 2 को पढ़ने की जरूरत नहीं है। Everything boils down to statement 3. It aims to align the competencies of the unregulated workforce of the country to the national skill qualification framework. बताइए 3 को ले कि नहीं ले साथ में? 3 को ले कि नहीं ले? तो आपका जवाब ये आना चाहिए कि सर इसको पढ़ने के बाद इसमें कोई भी 3 एक्सट्रीमिटीज को ले सकते हैं सर। कोई भी एक्सट्रीमिटीज नहीं दिख रही है, प्लेन है, जनरल है, जी सर। इंफॉर्मेटिव, तो ब्रॉड भी होना है हमें और इंक्लूसिव अप्रोच रखना है। एलिमिनेट तभी करना है जब आप पढ़ रखे हो, अगर नहीं पढ़ रखे हैं। और दूसरी बात है कि अब अगले सेशन में जब हम लोग लेंगे ना, तो हम लोग पढ़ेंगे स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। और अभी बता देता हूं, जब जिस स्टेटमेंट में इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज और थोड़ा सा मैचिंग हो रहा है, सिंक हो रहा है, तो उस स्टेटमेंट को हम लोग करेक्ट मानेंगे। और नहीं भी ये पता है, अभी मान लो नहीं भी बताते, तो हमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके चलना है, एंड यू हैव टू बी इंक्लूसिव, एंड द आंसर इज C 2 and 3 ओनली। ये तो पहले एलिमिनेट करना, ये चीज सीख रहे हैं, पहले ये चीज सीखिए, धीरे धीरे 2-3 सेशन में सारी चीज आ जाए। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट शिवम है हमारे साथ, अगर है तो माइक ऑन करके बोलिए। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। Definition of critical wildlife habitat is incorporated in the Forest Rights Act 2006। ठीक है, मिनिस्ट्रीज की बात नहीं हो रही है, डिफिनेशन की बात हो रही है, ठीक है, नहीं पता है हमें, होल्ड पे रखते हैं, कोई भी जजमेंट पास नहीं करेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन इंडिया, भारत में, बैगाज हैव बीन गिवन हैबिटेट राइट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, इसको भी हम होल्ड पे रखते हैं, ये भी एक सस्पेक्ट है हमारा, फर्स्ट लास्ट नो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स हैबिटेट राइट्स ऑफ प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। एक तो मिनिस्ट्रीज आ गया और प्लस एनी पार्ट ऑफ इंडिया आ गया। बताइए क्या इसका आंसर होगा? The third statement will be eliminated. Okay. Answer will be 1 and 2.
A. We automatically reach to ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 इज करेक्ट। यहाँ पे अगर आप जजमेंट पास कर देते, सही ले लेते या गलत कर देते, तो फिर आप यहाँ पे आगे जाके फंस जाते। सो वी नेवर हैव टू बी जजमेंटल while reading this statement, है ना? Yes, sir. जिनको होल्ड पे डिप्लोमेटिकली चलते रहना है, आगे पेशेंस के साथ मिल जाएगा ट्रैप, उसको एलिमिनेट करके हटा देना है जो वल्नरेबल ज्यादा होगा। With reference to organic farming is a very good way to conserve environment and land डिग्रेडेशन को रोकने का। ये तो इतना जनरल पता होना चाहिए, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो भी मिलेगा हमें अच्छा स्टेटमेंट यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलेगा विद रेफरेंस टू। ठीक है। द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत काम नहीं करता, इसको एलिमिनेट करिए। जहां जहां 1 है उसको नीचे आके एलिमिनेट करिए। 3 पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 पे सारा चीज डिसाइड होगा। अगर एक्सट्रीमिटीज नहीं होगी, हाइपर नहीं होगा, इंफॉर्मेटिव होगा, कंटेंट बेस्ड होगा, नॉलेज को इन्हांस करेगा, हमारा प्लेन होगा, विल इंक्लूड इट इन आवर ऑप्शन चॉइस, जो कि हमारे पास 2 बच गया है। अब इसको पढ़ के देखते हैं। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी अपेडा functions as the secretariat for the implementation of NPOP, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। कोई दिक्कत नहीं करता होगा। ठीक है। अच्छा, 2 पढ़ लिए हम लोग। अच्छा, 3 पढ़ना नहीं था, 2 पढ़ना था। ठीक है, तो 2 बताइए क्या करें, 2 के साथ जाएं कि नहीं जाएं, बताइए। कोई दिक्कत है इस स्टेटमेंट में? यस सर 2 के साथ जाए सर। दो Sir, के there साथ are no जाए। extreme words. सर 2 will be बी हो right. सकता है, बी है सर इतना बी। टाइम क्यों ले रहे हैं आप लोग? इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? जो भी नए कैंडिडेट हैं वो थोड़ा सा बने रहें, इसके बिना पीटी क्लियर करना काफी टफ है। 10-11 लेक्चर गैप करके आप लोग पहली बार आए हैं, तो थोड़ा सा संयम के साथ बने रहें। दोबारा से स्टार्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे कैसे हो रहा है। कुछ भी इलॉजिकल बातें नहीं हो रही हैं, सब पैटर्न 1979 से 2024 तक पैटर्न को आइडेंटिफाई किया गया है, कंपार्टमेंटलाइज किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, उस बेसिस पे यहाँ पे बातें हो रही। कोई भी लॉजिकल बातें नहीं हो रही। आप 10 मिनट टाइम दो, सुनो और देखो। The Indian Sanitation Coalition is a platform to promote sustainable sanitation and is funded by the Government of India and the World Health Organization WHO। तो ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ कर रहा है, WHO कर रही है, सैनिटेशन है और हाइजीन वगैरह से बात हो रही है। हमें पता नहीं है, हम जजमेंट पास नहीं करेंगे अभी, हम इसको होल्ड पे रखेंगे। ना ही इसको गलत बोल रहे हैं, ना ही सही बोल रहे हैं। आगे चलते हैं। The National Institute of Urban Affairs is an apex body of the Ministry of Housing and Urban Affairs in Government of India। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। एंड फिर ये एंड लाया, मैनिपुलेट करेगा भी। देखो आप, प्रोवाइड्स इनोवेटिव सॉल्यूशन टू एड्रेस द चैलेंजेज ऑफ अर्बन इंडिया। चैलेंजेज ऑफ अर्बन इंडिया है, और यहाँ पे सैनिटेशन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे अर्बन चैलेंजेस मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। और यहाँ पे हाउसिंग की बात हो रही है। बात हो रही थी सैनिटेशन की, टॉयलेट्स वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्रिएट करना रहता तो दोनों सिंक कर जाता, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अब बताइए किसको लिया जाए, किसको छोड़ा जाए? सर डी आंसर इसका, नेदर दोनों ही गलत है इधर। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये रखना है कि एक तो ये मिनिस्ट्रीज वाला आया, तो इसको डायरेक्टली इलिमिनेट करना है। ठीक है, पहला स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है कि आप बोलते कि सर पहले तो 2 को इलिमिनेट करिए और सबसे पहले नीचे आइए। अब बात करेंगे 1 के साथ जाए या नाइदर 1 और 2 के साथ जाए, क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, अब 1 को हम साथ रखें या जाने दें, ये फिर से थोड़ा सा डिसाइड करने वाली बात है। ठीक है, कि सो दैट हमारा जो एक्यूरेसी है ना, हो सकता है 1 ओनली आंसर हो। एक्यूरेसी को इनहेंस करने के लिए आपको डिकोड करना होगा कि ये क्यों इसको इलिमिनेट करे। देखो, द इंडियन सैनिटेशन कॉलिशन इज ए प्लेटफॉर्म
इंडियन सैनिटेशन, ये इंडिया का है, इंडिया ने कॉलिशन बना रहा है, ये प्लेटफॉर्म है टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। और यहाँ पे एंड कंजंक्शन लगा के इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ से, लास्ट की जो लाइन है सर, लास्ट की लाइन है ना, ये सही नहीं है, ये ये अलग है सही लास्ट नहीं, लाइन। यहाँ तक ये सही था। फंडिंग ठीक है, तो आंसर इज नाइदर वन नॉट टू। चलते हैं अगले स्टेटमेंट में। With reference to T-board in India, consider the following statements. The T-board is a statutory body. I don't have any idea about it. Don't pass the judgment. Put it on hold. अगला चलते हैं। It is a regulatory body. ठीक है, टी बोर्ड रेगुलेटरी पता चल रहा है, ये कॉमन सेंस से मैच कर रहा है कि टी बोर्ड है, या किसी भी चीज की बोर्ड अगर होती है तो वो रेगुलेट ही करेगी। अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इलिमिनेट करिए और नीचे आइए, और जहां पे टू है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब इतना पता चल गया कि यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। नीचे जब हम आए और देखें कि सिर्फ 2 पेयर में आंसर दिया हुआ है, तो कोई ना कोई इसमें से 2 गलत है। तो एक और हमारा यहाँ पे सस्पेक्ट छुपा हुआ है, वो हो सकता है 1 हो, 3 हो, 4 हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द टी बोर्ड्स हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। ठीक है, सस्पेक्ट ये भी मेरा है। और द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिसेज एट दुबई एंड मॉस्को। दोनों में से किसी एक को हमें एलिमिनेट करना है, और बताइए कि किस बेसिस पे किसको एलिमिनेट किया जाए, कौन सा लॉजिकल, फोर्थ को एलिमिनेट करेंगे कैसे फोर्थ को एलिमिनेट क्योंकि करें ये बताइए। सर इंडिया डी की लगा बात सकते हैं कर सर, डी रहा है। आंसर 1 और 4। सर 1 और मिनिस्ट्री 4, डायरेक्ट आंसर पे नहीं ये जाइए। हो चाय बोर्ड सकता है कि सर्वाधिक आपका निकाय है क्वेश्चन आपके बोर्ड। सामने से ये आया हो और आपको आंसर पता हो। आप आर्गुमेंट दीजिए, लॉजिकल आर्गुमेंट दीजिए कि 3 और 4 में से किसको हम इंक्लूड करें, किसको एक्सक्लूड करें, आर्गुमेंट दीजिए। सर फोर्थ को कर सकते हैं बिकॉज सर ये लेकिन जो इंडिया की बात ये जो कर रहा है। चाय प्रोडक्शन बोर्ड नहीं ना, होता चाय है सर बोर्ड, बेंगलुरु में। सर पहले आपको तो फोर्थ वाला एलिमिनेट करेंगे क्योंकि ये बाहर की बात कर रहा है। मुझे लगता है बेंगलुरु वाला जो है वो ऑप्शन सही है, फोर्थ वाला रॉन्ग है इसमें। तो देखिए, चलिए अब हम वो आर्गुमेंट देते हैं। सर नॉर्थ ईस्ट के आसपास होना चाहिए वैसे इसका ऑफिस। यस सर, ये कॉपी बोर्ड का है। देखिए, सर टी बोर्ड, बेंगलुरु इज स्वैप। ठीक है, और यहाँ पे कोलकाता में। बेंगलुरु पे आप लोग क्वेश्चन उठा रहे हो कि बेंगलुरु नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेंगलुरु और केरल कॉफी के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में हो, टी बोर्ड आसाम में हो, दार्जिलिंग में हो, ठीक है, वेस्ट बंगाल में हो। बंगाल, यस सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सोचना है कि इसको गलत करना ना काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा मेरे लिए। ऑप्शन 4 को, जैसे मान लीजिए टी बोर्ड तो छोटी बोर्ड, टी जो हो रहा है इंडिया, मतलब लीडिंग, वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर भी है टी का, आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। दिस इज वेरी ब्रॉड। ऑफिसेस मॉस्को में भी हो सकता है, दुबई में भी हो सकता है, और अगर यहाँ पे रियाद रहता तो उसको भी हम लोग गलत नहीं करते। आप वहां पे जाके देखोगे क्या, एग्जामिनर आपसे ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप दुबई जाओ, मॉस्को जाओ और पढ़ो और रिसर्च डेवलपमेंट करो। ये ज्यादा स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक को ही तो एलिमिनेट करते हैं हम लोग। सर स्पेसिफिक सेकंड को एलिमिनेट एलिमिनेट करेंगे। करते हैं, फोर्थ ऑप्शन बहुत ब्रॉड को इंक्लूड करते हैं। ब्रॉड, ब्रॉड वाले को, ठीक है, जेनरिक वाले को, जो इंक्लूसिव, मतलब इंक्लूसिव होना है हमें, तो इसको हटाइए। तो ब्रॉड, ब्रॉड वाले को इंक्लूड इंक्लूड करेंगे, और ये स्पेसिफिक बना रहा है, ये फिक्स कर दिया है कि बेंगलुरु में ही है, तो 3 को एलिमिनेट करेंगे, और जहां जहां पे 3 है अब उसको एलिमिनेट कर देंगे। द आंसर इज डी, 1 एंड 4। इसको एलिमिनेट करना टफ है क्योंकि ये जनरल है और ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक को एलिमिनेट पहले प्रायोरिटी पे, प्रायोरिटी हमारा रहना चाहिए स्पेसिफिक वाले स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने का।
मतलब एलिमिनेट करने से पहले लॉजिकल आर्गुमेंट हमारे पास होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हर चीज में हम बदल रहे हैं, हम शुरू से ही मेंटेन करके रखे हैं कि हमें ब्रॉड होना है, जनरलिस्टिक होना है, स्पेसिफिक नहीं होना है। सर्वर ड्राइंग करके अपना अटेंडेंस देते रहते हैं हमें, और मुझे पता चल जाता है कि वो सेशन में है। जननी सुरक्षा योजना, सर मुझे इट इज ए लगता है कि सेफ सर मुझे मदरहुड लगता है इंटर ऑप्शन 2 सही है प्रीवियस क्वेश्चन में। हेल्थ डिपार्टमेंट्स। हेलो। ठीक है। हाँ, कुछ बोल रहे हो आप? हाँ सर मुझे लगता है ऑप्शन 2 सही है प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार और विजिट कर लेते हैं यहाँ पे। इससे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में। ये वाला, हाँ हाँ। यहाँ पे क्या है? द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज एपेक्स बॉडी ऑफ यहाँ मिनिस्ट्री पे ऑफ हमारा हाउसिंग। आंसर, हाँ हमारा आंसर डी था ना, तो गलत तो करे थे हम लोग। नहीं मुझे लगता है बी बी सही है। बी सही नहीं है, बी सही नहीं है क्योंकि हम लोग यही तो पढ़ ही रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इसको पहले हमको लगा कि आप ये वाला बोल रहे हो, ये तो गलत करना ही है। डायरेक्ट आके दो को इलिमिनेट करो, कोई भी एक्सेप्शन इसमें नहीं है। सर ये तो इसके अंडर ही आता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। नहीं, आप गूगल करना, आप इसको गूगल करना सेशन के बाद, और ये आंसर गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, हमें लगा स्टेटमेंट वन, ये स्टेटमेंट यहाँ तक सही है। इसके बाद ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, वर्ल्ड बैंक। चलिए, मिनिस्ट्रीज वाले को ही तो इलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। कंसीडर जननी सुरक्षा योजना पे थे हम लोग। जननी सुरक्षा योजना के बारे में, इट इज ए सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स। ठीक है, बताइए इसका क्या करेंगे एक के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन का पैटर्न कुछ और है हमारे पास। सबसे पहले जो हमने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको एलिमिनेट करा। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी among पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, पुअर वर्ड है तो थोड़ा सा हमें डाउट है, लेकिन पुअर लोग ही फैसिलिटीज अवेल नहीं कर पाते हैं, और नियोनेटल मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ती है। तो ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं, आगे देखते हैं। इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। अब पुअर यहाँ पे भी वर्ड यूज हो गया, तो अब हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें लग रहा था कि वो पुअर लिखकर स्पेसिफिक बना रहा है, तो ये भी, इससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को होल्ड पे रखिए और आगे देखिए। इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट्स एंड अप टू 1 years ऑफ एज। ये तीनों में से आप अब बताइएगा हमें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तीनों में से अगर किसी को एक को मैं बोलूं इलिमिनेट करो, इसको तो मैं इलिमिनेट कर दिया, बताया कि जहां पे भी मिनिस्ट्रीज वगैरह हो और बता रहा हो कि ये उससे अटैच है या उसके अंदर काम कर रहा है, आप उसको डायरेक्टली इलिमिनेट करो। तो मैंने इसको इलिमिनेट कर दिया बिना आपके परमिशन से। तो जब हम इलिमिनेट करेंगे तो वन आंसर होगा नहीं और ऑल फोर आंसर होगा नहीं। और नेक्स्ट स्टेप में मैं बोल रहा हूँ, तीनों में से आपको अगर हम ऑथोरिटी दें कि आप तीनों में से किसी एक को इलिमिनेट करो, तो तीनों में से किसको करोगे बताओ। लास्ट वाला सर, सर लास्ट वाला फोर्थ को। फोर्थ सर फोर्थ 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 को। करेंगे। हम्म, फोर्थ को सर क्योंकि एलिमिनेशन वो लगा देंगे फैक्चुअल है, और वन टू थ्री ईयर। लगा ठीक है, देंगे तो बी आंसर हो जाएगा सर। तो ठीक है, अब समझ में आ गया। यानी आंसर क्या हो गया, डायरेक्ट आप आंसर पे पहुंच गए, बताइए। बी सर। डी। ऑल ये- टू। और क्यों आप इसको इलिमिनेट करें ये भी बताओ। सर सर उसमें इसका फैक्चुअल है, हाँ 1 ईयर। एक्चुअल है, स्पेसिफिक है। ठीक है, स्पेसिफिक है। ऑब्जेक्टिव, देखो, एम्स और ऑब्जेक्टिव यहीं पे ये बता चुका। ये बार बार ऑब्जेक्टिव लाके आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट और लास्ट टू लास्ट। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना। ये वही आ गया क्या? हो गया सर ये। यस मैम।
कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG program was originally initiated by the State Bank of India by providing microcredit to the financially deprived। आपको लगता है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? नो जब भी सर, ऐसा इट्स स्टेटमेंट इसको एलिमिनेट करिए। अब इसको एलिमिनेट कर दिया और डायरेक्ट नीचे आप आओ और थोड़ा सा बर्डन आप अपना रिलीज करो। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारा आंसर, सॉरी डी हो सकता है, ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं होगा। अब आइदर बी और आइदर डी, वी आर स्टक बिटवीन द टू ऑप्शन चॉइसेस। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। इन एन SHG ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे एक ये है ऑल, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टैक्स, ठीक है। द रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट SHG। अब हम आपको ये बोलें कि एक स्टेटमेंट ये है और दूसरा स्टेटमेंट ये है, दोनों में से एक को एलिमिनेट करने के लिए हम जस्ट अभी बोले तो आप किसको एलिमिनेट करोगे, बताओ। सर सेकेंड वाले को। सेकेंड वाले को करोगे, ठीक है, जी सर। क्योंकि सेकेंड वाले को करोगे बिकॉज इट हैज एन एक्सट्रीम वर्ड ऑल। बट सर ये सही है सेकंड। सर सेल्फ हेल्प ग्रुप में ना सभी को सेकंड वाला सही है सर। नहीं नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि दोनों में से एलिमिनेट करो। आप एलिमिनेट करके बताओ हमें, फिर उसके बाद हम बताएंगे ना क्या है क्या नहीं। आप एलिमिनेट करिए। सर सेकंड को एलिमिनेट को करना कर है। सकते हैं सर, उसमें रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो थर्ड वाला। थर्ड वाला में तो रीजनल रूरल बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक सपोर्ट SHG, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत आ रहा है? सर शायद RRB इसमें नहीं होगा, सिर्फ कमर्शियल बैंक ही सपोर्ट करते हैं। नो सर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों सपोर्ट करते हैं। यस सर, दोनों करते हैं। सर फिर दोनों स्टेटमेंट सही को होगा। एलिमिनेट करना है। सर ऑप्शन भी देखें तो सही है, क्योंकि दूसरा तो सही है। चलिए आप लोग चलिए कॉमन सेंस तो यूज करें ना आप लोग अपना। बस वही देखना था कि आप मतलब वो टिक रहे हो कि नहीं टिक रहे हो, कि आप मेरी ही बात पे एलिमिनेट कर दे रहे हो। चलो, द आंसर इज बी ओनली, ऑप्शन बी। आप समझ में आप लोग को आया। चलिए आगे। नहीं करना था ना, सिंपल सा, कोई वहां पे मतलब कुछ भी वहां पे नहीं है। विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे ही मतलब स्थिर रहना, ओके, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ तो कर दूं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कट करिए, ये प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे नीचे आइए और इलिमिनेट करिए जहां जहां पे वन है। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बताइए, पॉलिटी में आप लोग पढ़ रखा है ना, तो बताइए क्या होगा। जी सर ये सही है, दूसरा सही है सर। सही है। ये राष्ट्रपति के अनुशंसा के बिना दोनों की मांग नहीं की जा सकती सर। हाँ, तो ये और मैसेज सर मुझे कैन दिखा रहा भी था कि है। दिस मीटिंग इज ट्रांसक्राइब्ड, तो आप लोग कुछ कर रहे हो क्या उधर से, ट्रांसक्राइब्ड वगैरह, इसका मतलब क्या होता है? सर तो सब टाइटल होता है उसका मतलब। अच्छा, आपको दिख रहा है क्या मेरा जो भी हम बोल रहे हैं? नहीं कन्वर्ट हो सर, रहा वो है? हिंदी वाले में काम नहीं करता। नो सर, काम नहीं कर। अच्छा, ठीक है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। पहला तो हमने एलिमिनेट कर दिया। ओनली टू। ओनली टू सर, बी आंसर इसका। सही है। नो डिमांड फॉर द ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है और मुझे लगता है कि ये लास्ट ही क्वेश्चन था। और जहां भी मिनिस्ट्रीज वगैरह, फर्स्ट वाला फॉर्म कैसे हो गया, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। आप बार बार क्यों भूल जा रही हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स,
ठीक है। और ये क्वेश्चन हम आपसे ओरली पूछ रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, ओरल टेस्ट, ठीक है, वर्बल टेस्ट। और पहला स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, प्रेसिडेंट होगा, लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो जहां भी मिनिस्ट्रीज वगैरह आएगी उसको गलत करना है सिंपली। तो हम आपसे ये क्वेश्चन जब ओरेट कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं लूप होल्स तो छोड़ेंगे ना। स्टेटमेंट देखिए, सही स्टेटमेंट कहीं से भी कोई भी 4 लाइन उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, लेकिन स्टेटमेंट को जब गलत बनाना होता है ना, जब झूठ बोलना होता है, तो उसमें लूप होल्स लाया जाता है। जब झूठ बोला जाता है, और वो भी यूपीएससी इतने बड़े लेवल पे एग्जाम हो रहा है, ऑल इंडिया लेवल पे, उसको काफी अच्छे से झूठ बोलना है कि बाद में इस पे क्लेम्स वगैरह ना हो। तो वो काफी अच्छे से रिप्लेस करती है चीजों को, वो आपके नॉलेज को देख रही है कि आपको पता है कि नहीं, कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, और बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने हो रही है। तो हमने पैटर्न को आइडेंटिफाई करा और हमने ये निकाल के आया कि जब भी आपसे क्वेश्चन सेटर स्टेटमेंट में ऐसी चीजों को लेके आया जो बोलेगा अटैच्ड, अंडर द मिनिस्ट्री, वर्क अंडर दैट, ठीक है, और इस तरह के स्टेटमेंट्स वो गलत होते हैं, उसको एलिमिनेट करिए कॉन्फिडेंटली, ठीक है। फिर जो बच गया ये हमें सिंपल और प्लेन, अगर आपको पता भी नहीं है, प्लेन लग रहा है, और यहाँ पे आप बोलेंगे फिर कि यहाँ पे सर एक्सट्रीम वर्ड है, तो एक्सट्रीम वर्ड हमारा फेल हो ही जाता है। एक्सट्रीम वर्ड के साथ साथ हमारे पास ये एक यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड भी है, कैन बी, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड होता ही है, ठीक है, तो और उसी के परमिशन से सारा होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लाते हैं तो एसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है। मनी बिल भी लाते हैं तो पहले हम प्रेसिडेंट से एसेंट लेते हैं। तो प्रेसिडेंट प्लेज ए पाइवटल रोल, बट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। और मुझे 10-11 दिन से ये लग रहा है कि आप लोग का पॉलिटी थोड़ा सा वीक है, तो उस पर थोड़ा सा काम करिए। सर ये तो अभी न्यूज में भी आ रहा था ना, वो ऊपर का वो न्यूज में भी आ रहा है। आप लोगों का मुझे जो अभी 10-11 सेशन से ये पता चल रहा है कि पॉलिटी आप लोगों का थोड़ा सा वीक है, उसको आधे घंटे डेली दीजिए। तो सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और किसी के पास अगर कोई क्वेरीज है तो आप हमसे पूछिए। सर अभी कितने सेशन होंगे इसके? और सेशन हमको लगता है कि अगला सेशन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन ज्यादा हैं। तो हमें लगता है कि 5 सेशंस में मैक्सिमम शिवम भैया नहीं हो रहा है क्या? 5 सेशंस में वाइंड अप कर देंगे। और टारगेट ठीक है है कि सर, मेरा ठीक है। 24 फरवरी से पहले वाइंड अप कर दें, और प्रोबेबली फ्राइडे सैटरडे को सेशन ले लेंगे, संडे को एग्जाम है तो संडे को छोड़ देंगे, फिर सर मंडे को। यूपीएससी ने डेट बढ़ा दी है फॉर्म कौन बोला डेट बढ़ा दी? आप लोग पढ़ते ही नहीं है मैसेज में फॉर्म फिल करने का डेट बढ़ा है। लास्ट एग्जाम डेट 18 तारीख आज लास्ट फिल। डेट है फॉर्म सर। फिल करने की फॉर्म फिल करने की फॉर्म फॉर्म फिल फिल आज करने तक की बढ़ाया 18 गया तारीख से 22 तक। ईडब्ल्यूएस का 22 बढ़ गया फिर से? यस सर, हाँ सर, शायद बढ़ गया। अभी न्यूज में आया है। अच्छा, 2022 तक है। नहीं, शायद चलिए। 22 तक है। तो किसी के पास कोई प्रॉब्लम? सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी बोलिए। सर हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कुछ करवा दीजिए सर, इंग्लिश में सर वहां पे पेपर में जाके एक बार इंग्लिश का देखना फिर हिंदी का स्टेटमेंट देखना तो सर प्रॉब्लम होगी। जैसे मेरा ये कहने का ये है ना मैम, आप देखिए सर मैं जैसे बता रहा हूँ आपको। इसमें कुछ वर्ड आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसे इसमें हिंदी का भी कुछ स्पेसिफिक वर्ड बता। जैसे अभी फिलहाल क्या करना है कि मैं 2-3 दिनों का समय दीजिए, जो भी हम बोल रहे हैं प्रोवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको करना है, ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए जिनका उधर से है। तो जैसे मान लीजिए हम इधर बोल रहे हैं, आप 2 घंटे में कुछ नहीं करिएगा, आधे घंटे के अंदर मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, ठीक है। अब आंसर की भी डाल रहे हैं। आई जिनका सर माइक ऑन किसी है का वो माइक ऑफ है? क्वार्टर लेना सर प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, सबका मैंने बंद कर दिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जब मैं ये बता रहा हूँ इस साइड अंग्रेजी में, तो आप 1 घंटे आधे घंटे के अंदर मैं पीडीएफ डाल देता हूँ आंसर कीज डालकर। आप यहाँ पे भी देख लीजिए ना कि यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। जब भी ऐसा है तो ये स्टेटमेंट को गलत करिए।
फिर हिंदी वाले को तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदी में आसानी से चीजें समझ में आ जा रही है। इंग्लिश वालों का अगर इंग्लिश कमजोर है तो इसका मीनिंग और कंटेक्स्ट नहीं निकाल पाते हैं वो लोग। ठीक है। जैसे ये वाला, इंग्लिश वाले यहाँ कंफ्यूज कर जाएंगे अगर उनको अंग्रेजी ठीक से नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे आप हिंदी में पढ़ेंगे, या आम जनता के लिए प्राकृतिक खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है, सिंपल है, सही है। ठीक है। और ये स्वास्थ्य संगठन है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री बोल रहे हैं तो मंत्रालय आप वहाँ पे देखिए। तो जब ऐसा आएगा तो दोनों साथ में मैंने रखा है, दोनों दोनों देखना साथ ही में। पड़ेगा सर, ये इंग्लिश और मेहनत हिंदी आप साथ आप में। आईएएस बनेंगी तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, बताइए। यस सर। है ना। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। और बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है? अदरवाइज विल वाइंड ऑफ। और मैक्सिमम। सर सर मेरा क्वेश्चन है, सर सी सेट में हिंदी मीडियम वालों के लिए कॉम्प्रहेंशन पर सर थोड़ी कमांड बनाने की प्रैक्टिस बता दीजिए सर, क्योंकि सर उसका अर्थ समझ में नहीं आता है, और अर्थ समझ में नहीं आता तो सर आंसर नहीं हाँ, हो मैंने पाते। मैंने आज काम करा है कम्प्रिहेंशन पे 2024, 2023, 2022, 2021 और जी सर। 2020 का कम्प्रिहेंशन जी सर। ये हम बताएंगे। लेकिन सर मैं इंग्लिश वाला ही बताऊंगा। जी आप सर। आओ, थोड़ा सा देखो, एक दो सेशन अटेंड करके देखो, फायदा पहुंचेगा। सर ठीक इसमें है। इंग्लिश में सर इतना मुश्किल लगता नहीं, क्योंकि हिंदी में आप समझाते हैं तो मैं हिंदी में देख लेता हूँ, वैसे मेरा हिंदी मीडियम है। लेकिन सर उसका सी साइड में क्या होता है सर, उसमें मर्म पूछता है और उपनिगमन ऐसे शब्द आते हैं सर, तो उनसे मुश्किल हो रहा है सर। अच्छा, देखिए पूर्व आप। धारणाएं पूछता है। हाँ हाँ, ठीक वही है। वही। देखिए सिंपल सा है, मैं हिंदी बता रहा वाला हूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए पहले। ठीक है। पहला चीज है कि इंग्लिश इंग्लिश में कुछ कंपलसरी होता है आप लोगों का। ठीक है, कि इंग्लिश वाला पैसेज दो चार या पांच कंपलसरी होता है। ठीक है, होता है ना कुछ सर इंग्लिश अभी वाले नहीं होता पैसेज। है सर। हाँ हाँ, कंपलसरी होता है, उसका रूपांतरण नहीं दिया जाता है। आप एक बार चेक करिएगा प्रीवियस ईयर निकाल के। ठीक है। सर सर जब मैं दिया पहले होता था, अब सर नहीं होगा। रूपांतरण दिया जाता है अब अभी अब पर्टिकुलर इंग्लिश में नहीं सारे होता। पैसेज का रूपांतरण होता है। जी हाँ जी। जी सर, सर, हिंदी में सर भी अब आते होता हैं। है। अब नहीं होता नहीं, है पहले सर। जब मैं देता था तो दो चार या पांच पैसेज का रूपांतरण नहीं होता था, उसको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना होता था। यस सर, मैंने तो किया मैं था बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर। हिंदी मीडियम वाले को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है कंप्रीहेंशन से। क्योंकि कंप्रीहेंशन में अ, अगर देखिए, अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलिए उधर से कोई। सतत विकास लग। सतत सतत विकास। विकास। इंक्लूसिव को क्या बोलते हैं? ये सतत विकास। इंक्लूसिव, इंक्लूड। समावेशी, समावेश, इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास। तो जब आपके लिए काफी इजी होने वाला है, आप 27 में से 25 सही करोगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, इस महीने पैसेज। के लास्ट में लेके आएंगे। और मतलब कुछ चीजें हैं मैं लेके आऊंगा, सारा चीज। अवधारणा पूछता है, एजम्पशन पूछता है, सेंट्रल आइडिया पूछता है, इन्फ्लुएंस पूछता है। ठीक है, क्रक्स ऑफ द पैसेज पूछता है। सारा चीज क्लियर इम्प्लाई। हो जाएगा आपका, एकदम 25 आउट ऑफ 27 आने वाला है। मुझे लगा है कि कंपलसरी वाला अभी भी चल रहा है। तो सारा चीज है, आपको पढ़ना है, मीनिंग निकालना है, और जो चीज समझ में नहीं आए वो सामने इंग्लिश में देख लेना है। सर आपका हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम था? नहीं, मेरा हिंदी काफी अच्छा है, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तक हिंदी एक सब्जेक्ट में रखा हुआ था। तो मैं हिंदी में भी पढ़ के समझ लेता हूँ काफी अच्छे तरीके से। तो हिंदी मीडियम्स वाले जो भी हैं उनको काफी फायदा होने वाला है। और मुझे लगा है कि ये कंपलसरी वाला है। ठीक है, अभी वाइंड अप करते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर मिलते हैं। 25 मैं बोलता हूँ, मैं बताऊंगा चीजों को वहां पे कैसे हैंडल करना है। आज ही मैंने दो तीन ओके पैसेज सर। को सॉल्व करा। काफी अच्छे से हो जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और तीन चीज होना चाहिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान आकर्षित कर दूं। एक सी सेट पे काम होना चाहिए, दूसरा रिवीजन पे। मेरी वाइफ बोलती है कि आप एक बात को कितना स्टूडेंट के सामने रिपीट करते हैं, तो ऐसा होता है क्या? जी सर, हाँ अच्छा नहीं सर। सर, होना चाहिए सर, ये नहीं अच्छी होता बात है है सर। सर। बट सर फायदा होता है हमारा उससे बार बार ठीक है, रिपीट तो सी सेट, रिवीजन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ये तीनों को पकड़ के चलिए। ठीक है। चलिए हम लोग फिर रखते हैं। गुड एक नाइट। थैंक यू पर्सनल सर। क्वेश्चन था सर। ठीक है, पीडीएफ में सर डाल एक देता हूँ। थैंक यू सर। क्या सर क्या एक आप बोल पर्सनल रहे क्वेश्चन था। हैं? हाँ हाँ, बोलिए। मुस्लिम कम्युनिटी में देखिए, सर रमजान आ रहे हैं। हाँ हाँ, तो उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा।
नहीं सर, कंप्लीट नहीं सर, रमजान में पढ़ाई नहीं हो पाती है सर। अरे हाँ, सर रमजान यस में सर, एग्रीकल्चर का तरावी का पोर्शन टाइम आ कहाँ से जाता है। कवर करें? तो ठीक है, आप मुझसे पर्सनली बात कर लीजिएगा रमजान वाले भाई। जी जी एग्रीकल्चर सर, ओके। सर सर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर के लिए ना मतलब अभी तो टाइम नहीं है उतना पढ़ने का। आपका ऑप्शनल क्या है? एग्रीकल्चर ऑप्शनल है? नहीं सर, मेरा हिंदी लिटरेचर है, बट 4-5 क्वेश्चन आते हैं ना प्रीलिम्स में। हाँ हाँ, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ऐसा करिए ना, हाँ। ज्योग्राफी के बुक में यस कंटेंट सर। टेबल होता है, उसमें जाके देखिए कि कहाँ कहाँ पे एग्रीकल्चरल चीज मेंशन है। ठीक है, आप वैसे ओके। करके वहां पे जाके स्पेसिफिक पढ़ लीजिए। या अगर आपको टाइम है सिलेक्टिवली पढ़ने का, तो शंकर आईएएस का मैंने पढ़ रखा था, काफी अच्छा उसका बुक है शंकर आईएएस का। मैंने एग्रीकल्चर भी। का सेपरेट बुक आता है, लेकिन वो काफी ज्यादा मोटा हो जाएगा। और मैं कहूंगा कि आप वो ज्योग्राफी को फॉलो कर लीजिए, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं ना, आज यस सर। जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं देख रहा था, एनालाइज कर रहा था, तो आज 3 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले हैं जो हम्म। जो प्रीवियस ईयर मतलब बैक बैक ईयर से था। जैसे एक क्वेश्चन आया था रीजन पे 2017 में, 2021 में। आप जब ये दोनों क्वेश्चन को मैं सामने रखूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन सेटर था, वो इस क्वेश्चन से इंस्पायर होके इस क्वेश्चन को फॉर्म किया था। फिर एक क्वेश्चन था याद नहीं आ रहा है मुझे। उसमें कुछ वर्ड था, उसको भी मैं एक तरफ इधर रखूंगा। वो 2014 में पूछा था और 2017 में उसको पूछा गया। तो दोनों क्वेश्चन को मैं सामने रखूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेटर है वो खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करता है, और उस पैटर्न पे टोटल स्टेटमेंट सेम टू सेम, लेकिन कंटेंट कुछ और था। ऑप्शन का ये पैटर्न भी सेम ऑप्शन का पैटर्न भी सेम था, यहाँ भी सी था, यहाँ पे भी सी था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, एग्रीकल्चर वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। और यस मेरे पास आज पीडीएफ आया है मुरुनल का, लेकिन वो यस 1995 से 2020 तक है। डाल दूं मैं उसको ग्रुप में? ओके सर, डाल दीजिए, मे बी ठीक है, बेनिफिशियल हो। वो मतलब टॉपिक वाइज कवर है उसमें। ठीक है, तो मैं उसको डाल देती हूँ। ठीक है, चलिए, गुड नाइट एवरीवन। अच्छे से पढ़ाई गुड करिए। नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। और इसमें सनव्वर नाम के जो हैं, सनव्वर हैं, सनव्वर अगर सुन रहे हो तो आप जी बताओ। सर, शानुर वालेकुम रहमान सर। सलाम। हाँ, सनव्वर रहमान। 1 मिनट, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, और सभी लोग चले जाइए, सनव्वर से बात करनी है मुझे। सर हाँ हाँ, बोलिए। सर एक चीज क्वेश्चन पूछना था ये।